हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एचटेट टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने 6-7 क्लास मल्हार बुक कंप्लीट कर दी है। अब हमारी 8 वाली पेंडिंग है, उसको हम करेंगे शायद आज मंगलवार है, हम फ्राइडे को उसको कंप्लीट कर देंगे तो हमारी तीनों क्लास कंप्लीट हो जाएंगी। साथ ही साथ में एनसीईआरटी 9 क्लास आज से स्टार्ट कर रही हूँ। आज हम करेंगे चैप्टर जो पहला चैप्टर है प्रेमचंद का दो बैलों की कथा। मैं ये चैप्टर पहले करवा चुकी हूँ। आज मैं सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर और प्रेमचंद के विषय में आपको बताऊंगी, क्योंकि प्रेमचंद हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब लेखक रचनाकार हैं। तो इसलिए मैं प्रेमचंद के बारे में और इसके क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि आपको थोड़ा बहुत चैप्टर रिकॉल हो जाए। समरी करवाऊंगी, की पॉइंट्स करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो सबसे पहले है हमारा प्रेमचंद, और आपको बता दूं कि हम एनसीईआरटी 6 to 10 करेंगे टीजीटी के लिए और ये 9 to 12 करेंगे हम पीजीटी के लिए, क्योंकि 9 की क्लास से लास्ट ईयर देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलो ज़्यादा टाइम न लगाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस लम्ही गांव में हुआ था। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा कि 1880 लम्ही ग्राम में हुआ था इनका जन्म। उनका मूल नाम धनपत राय था। जो इनका मूल नाम है वो प्रेमचंद नहीं था। प्रेमचंद नाम इनको जिनेंद्र ने दिया था। तो इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए उन्हें सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा। ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, तो उस वजह से इन्होंने क्या किया? नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा। और ना अभी मैं आपको ये भी बताती हूँ, जो करंटली एग्जाम हुए हैं उसमें प्रेमचंद का पैसेज पूछा हुआ था और उसमें से क्वेश्चन आए थे, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि पैसेज देख पढ़कर हम समझ में आ गया था कि ये प्रेमचंद के विषय में पूछा गया है। और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए थे। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया था। मैंने किसी राइटर के बारे में आपको नहीं बोला, बट प्रेमचंद के बारे में आपको बोल रही हूँ, एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रही हूँ कि आप प्रेमचंद के जन्म को और मृत्यु को अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद है प्रेमचंद की कहानियां। जो प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां हैं वो मानसरोवर में संकलित है और 8 भागों में संकलित है। आपको ये भी याद रखना है किस में संकलित है? मानसरोवर में। और कितने भागों में? 8 भागों में संकलित है। इनके जो मोस्ट इंपोर्टेंट उपन्यास है मैंने ट्रिक के साथ आपको करवा रखे हैं, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से याद होंगे। सेवासदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। तो इसका मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट महाकाव्य है। तो मैंने आपको ट्रिक के साथ करवाए थे, फिर भी थोड़ा सा आपको याद करवा देती हूँ थोड़ा बहुत। जब हम सेवा करते हैं तो हमें उससे क्या मिलता है? प्रेम मिलता है। प्रेम में कोई किसी का रंग नहीं देखता। रंग कहाँ पर होता है? हमारी काया पर होता है। और काया, हमारी काया मतलब हमारा शरीर कैसा होना चाहिए? निर्मल होना चाहिए। तो हमें कर्मभूमि, हमारी कर्मभूमि ऐसी होनी चाहिए कि हम किसी के साथ गबन ना करें। ठीक है, तो उनके प्रमुख उपन्यास हैं और जो इनकी पत्रिकाएं हैं वो भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। ठीक है, कौन सी? हंस, जागरण, माधुरी, तीनों पत्रिकाओं का संपादन किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध और अन्य प्रकार के गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में लिखा है। ठीक है, तो उन्होंने निबंध भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं। तो मतलब गद्य लेखन में प्रचुर मात्रा में लिखा है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। प्रेमचंद मानते थे कि साहित्य है जो उसके द्वारा समाज को परिवर्तन किया जा सकता है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उनकी अभिव्यक्ति उनकी कथाओं में मिलती है। कहने का अर्थ है कि उन्होंने जिस भी तरीके जहां मतलब वो गांव में रहे या शहर में रहे, जिस भी परिवेश को उन्होंने देखा और जिया, उनकी अभिव्यक्ति उनकी कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों और शोषण समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन में उनकी रचनाओं का मूल विषय रहा है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशुओं को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा और सीधे सीधे संक्षेप में कहना प्रेमचंद की लेखन की प्रमुख विशेषता रही है। उनकी भाषा सरल और संजीव और मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी में प्रचलित शब्दों का भी कुशलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। अब हम पढ़ते हैं जो इसकी 2 बैलों की कथा है। मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कि मैंने ये करवा रखी है। अब मैं सिर्फ इसकी समरी और कवि के बारे में करवाऊंगी। ठीक है, तो 2 बैलों की कथा के माध्यम, सबसे पहले तो आपको गद्य की विधा होनी चाहिए। मैं बार बार बताती हूँ, देखो मेरी खुद की बुक से मैंने ये पीडीएफ बनाई है, तो मैंने इसके ऊपर लिखा है कि ये कहानी है। तो 2 बैलों की कथा क्या है? एक गद्य की विधा कौन सी है? ये कहानी है। और 2 बैलों की कथा का विषय क्या है?
अब विषय आपको इसमें पता लगेगा कि दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। किस किस का वर्णन किया है? एक तो कृषक समाज जो किसान होते हैं और पशुओं की भावना जो पशुओं की फीलिंग होती है, तो उनका संबंध का वर्णन किया गया है इस पाठ के अंदर। इस कहानी में उन्होंने यह बताया है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती। उन्होंने इस कहानी में क्या बताया कि जो स्वतंत्रता होती है, आजादी है, वो एकदम से नहीं मिलती। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन से भावात्मक रूप से जुड़ी हुई है। आपसे इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यह कहानी किस परोक्ष रूप से किस रूप कहां से जुड़ी हुई है। जिसने चैप्टर पढ़ा है वो अच्छे से आंसर दे पाएगा। मतलब कहां से जुड़ी है? कहानी आजादी के आंदोलन से भावात्मक रूप से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। ठीक है, अब हमने यहाँ से दो बैलों की जो कथा है उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। इसके बाद जो मैं इसे क्वेश्चन लेके आई हूँ उनको करते हैं। तो हाँ, एक ना आप ना शब्द जरूर किया करो, जैसे ये शब्द संपदा है ना, इसको जरूर किया करो, क्योंकि मैं तो देखो करती हूँ, मैं नहीं छोड़ती कोई भी क्वेश्चन। जब मैं अपने मतलब टाइम में मैंने किया था, तो आपको ना एक शब्द दे देंगे और उसका अर्थ पूछ लेंगे। तो हर एग्जाम में पूछा भी है स्टेट में, निरापद का अर्थ क्या होता है? सुरक्षित। ठीक है, जिसने पढ़ा है सिर्फ वही कर सकता है। तो निरापद का अर्थ क्या होता है? सुरक्षित। सहिष्णुता का अर्थ क्या होता है? सहनशील। देखो ये तो सबको पता होगा। पछाई का अर्थ क्या होता है? ये पूछ लेंगे। पछाई शब्द का अर्थ क्या होता है? पछाई का अर्थ है पालतू पशुओं की एक नस्ल होती है, बैलों की, उसको बोलते हैं पछाई। गोई, गोई का अर्थ होता है जोड़ी। ठीक है, कुलेल, कुलेल का अर्थ होता है खेलना। विषाद का अर्थ होता है उदासी। और प्रकाष्ठा का अर्थ होता है अंतिम सीमा। ठीक है, और गण्य का अर्थ होता है गणनीय, सम्मानित। विग्रह का अर्थ होता है अलगाव। पगहिया, पगहिया का अर्थ होता है पशु बांधने की रस्सी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि एक शब्द देखो आपको अर्थ पूछ लिया जाएगा। गराव, गराव का अर्थ होता है फुंदेदार रस्सी जो बैल के गले में बंधी होती है। और प्रतिवाद का तो देखो हम सभी को पता है, विरोध होता है। टिटकार, टिटकार का अर्थ होता है मुंह से निकलने वाली टिक टिक शब्द। मसलहत, मसलहत ये एक बार एस्टेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, टीजीटी में, पता नहीं पीजीटी में, शायद मैंने एक बार पढ़ा था। मसलहत का अर्थ क्या होता है? मसलहत का अर्थ होता है हितकर। रंगेदना का अर्थ होता है खदेड़ना। मलयुद्ध का अर्थ होता है कुश्ती। साबिका का अर्थ होता है सरोकार या वास्ता। कांजी होश, कांजी होश के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि चैप्टर के अंदर कांजी होश के बारे में बार बार प्रयोग किया गया। कांजी होश होता है मेवासी खाना, मतलब जहां पर पालतू पशुओं को बांधा जाता है, जो खेत में लावारिश चरते रहते हैं, उसे बोलते हैं कांजी होश। रेवड़ का अर्थ होता है पशुओं का झुंड। उन्मत्त का अर्थ होता है मतवाला। थान का अर्थ होता है पशुओं के बांधे जाने वाली जगह, उसको बोलते हैं थान। और उत्साह का अर्थ होता है उत्सव और आनंद। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो अर्थ थे, शब्द समता थी, वो करवा दिए। देखो मैंने लिख कर भी देखा हुआ है इसको। तो आगे चलते हैं हम। तो आगे करते हैं हम दो बैलों की कथा में इसकी थोड़ी समरी लेके आई हूं ताकि आपको चैप्टर रिकॉल हो जाए। पाठ का सारांश। दो बैलों की कथा प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है जो पशुओं और मनुष्य के बीच गहरे भावात्मक संबंध को दर्शाती है। यह कहानी दो बैल हीरा और मोती के माध्यम से, इसमें दो बैल है, उनका नाम क्या है? हीरा और मोती। उन दोनों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व और संघर्ष को रेखांकित करती है। हीरा और मोती जूरी नाम का एक किसान के बैल हैं। ठीक है, जो हीरा मोती है वो जूरी नाम के एक किसान के बैल हैं जो अपने मालिक से बहुत प्यार करते हैं। जब उन्हें जूरी के साले गया, किसको दे देता है जूरी? उसको अपने साले गया के घर बेच देता है। तो वहां वह दुर्व्यवहार से तंग आकर भाग जाते हैं और रास्ते में कई मुश्किलें आती हैं, जैसे कांजी होश में कैद होना। वो कांजी है इसमें कैद हो जाते हैं, फिर वहां से भी भागने की कोशिश करते हैं। वो कसाई के हाथों बिकना, फिर उनको क्या करते हैं, वहां से वो ज्यादा परेशान कर लेते हैं। तो वहां पर क्या कांजी होश में क्योंकि एक कसाई को बेच देते हैं, लेकिन यह गहरी दोस्ती और साहस उन्हें अंततः वापस अपने प्यारे घर पहुंचा देता है। उन दोनों का क्या है, जो दोस्ती और विश्वास है, उनको अपने घर पहुंचा देता है। इसके जो प्रमुख बिंदु हैं उनको आप ध्यान से देख लीजिए, इससे आपको सारा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। तो प्रमुख बिंदु: स्वाभिमान और स्वतंत्रता। हीरा और मोती पराधीनता स्वीकार नहीं करते और अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं। पशु प्रेम। झूरी और उसके परिवार का बैलों के प्रति प्रेम और बैलों का अपने मालिक के प्रति वफादारी, मतलब इस कहानी के अंदर है। मित्रता। हीरा और मोती की अटूट दोस्ती जो हर मुसीबत में साथ रहते हैं। समाज पर कटाक्ष। प्रेमचंद ने गधे और भारतीयों की तुलना करते हुए सीधेपन और सहनशील को समाज बेवकूफी मानने जाने पर कटाक्ष किया है। ठीक है,
तो मुख्य पात्र क्या क्या हैं, क्योंकि मैं इसके अंदर ये इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि जिसने चैप्टर नहीं किया तो उसको रिकॉल हो जाएगा। जूरी क्या है, बैलों का मालिक था और वो अपने बैलों को संतान की तरह प्यार करता था। हीरा कौन था, शांत सहनशील जो बैल था ना, वो दो बैल थे, एक हीरा और एक मोती। जो हीरा था वो शांत सहनशील और गंभीर स्वभाव वाला बैल था, वो मतलब शांत था। और जो मोती था ना वो थोड़ा नटखट टाइप का था, चंचल था, वो क्रोधी जुझारू और विरोधी स्वभाव का था। ठीक है, मोती क्या था, क्रोधी और जुझारू और विरोधी स्वभाव का था। आपको पता होना चाहिए, मतलब उनमें पूछ सकते हैं मोदी मतलब मोती का स्वभाव कैसा था और हीरा का कैसा था। गया, गया कौन था, जूरी का साला था और बैलों पर अत्याचार करता था। छोटी बच्ची भी है इस चैप्टर के अंदर जो बैलों को रोटी खिलाती थी, जो गया की भतीजी है, बाई की लड़की है, जो अपनी माँ के वियोग, उसकी माँ मर जाती है के कारण बैलों का दुख को समझती है और उन्हें रोटी खिलाती है। तो अब इसके हम प्रश्न उत्तर इसलिए लेके आई हैं क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि मैंने इसका चैप्टर पहले करवा दिया, अब मैं सिर्फ क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं। क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर क्या करते हैं, पार्ट के अंदर से कोटेशन दे देते हैं और फिर पूछ लेते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है या फिर इस चैप्टर के लेखक का नाम क्या है। ठीक है, कौंजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, कौंजी हाउस में आवारा पशुओं को रखा जाता था। पहले तो कौंजी हाउस का मतलब आपको पता लग गया होगा, जहां आवारा मवेशियों को रखा जाता है, जो खेतों में लावारिस घास चरते हैं उनको। उनकी हाजिरी इसलिए ली जाती थी ताकि पशुओं की संख्या पता रहे, कोई पशु भाग न जाए, किसी की मृत्यु न हो जाए, या वहां प्रबंधन की जिम्मेदारी का हिस्सा था, जो वहां का प्रबंधक था उसकी जिम्मेवारी का हिस्सा था वो। छोटी बच्ची बैलों के प्रति इतना प्रेम क्यों उमड़ाया था, जो छोटी बच्ची थी वो बैलों से इतना प्यार क्यों करती थी। छोटी बच्ची की अपनी माँ मर चुकी थी और उसकी सौतेली माँ उसे मारती थी। जब उसने देखा कि बैलों को क्या उसको जो गया है वो बहुत मारता है और भूखा रखता है, तो उसे बैलों के प्रति क्या हुई, सहानुभूति हुई। उसे लगा कि उसकी तरह ये बैल अनाथ और दुखी है, इसलिए उनसे प्रेम हो गया। और ये क्वेश्चन सिर्फ देखो, जब भी आपने ये क्वेश्चन पढ़ा तो आप जब एग्जाम के अंदर मतलब कोई कोटेशन आ गई तो आपको पता लग जाएगा, छोटी बच्ची के बारे में कोई कोटेशन आ गई तो आप समझ जाओगे कि ये गया की भतीजी है जो बैलों को रोटी खिलाने और उनके ऊपर मतलब उनको इतना सहनशीलता क्यों थी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन से समझ जाओगे। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभारे गए हैं, मतलब अच्छे जो विषयक मूल्य हैं उन कौन कौन से उभर कर सामने आए हैं। कहानी का पहला मूल्य जो मुख्य मूल्य है, सच्ची मित्रता, जो मोती और हीरा था, इन दोनों में क्या थी, सच्ची मित्रता थी। अत्याचार के खिलाफ उन दोनों ने संघर्ष किया था। अपनी आजादी, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना, नारी जाति का सम्मान करना, क्योंकि वो जो मोती होता है उसको मारने के लिए कहता है जो गया की पत्नी है, पर हीरा क्या करता है, मना कर देता है। परोपकार की भावना थी दोनों के अंदर। कौंजी होश के अन्य जानवरों को उन्होंने क्या कराया था, आजाद करवाया था। जो कौंजी होश है उसके अंदर बहुत सारे जानवर कैद थे और मोती क्या करता है, दीवार को तोड़ देता है। पर हीरा की रस्सी बहुत ज्यादा जोर से बंधी हुई थी, वो हीरा बैल है जो उसकी रस्सी नहीं तोड़ पाता, तो वो क्या होता है 10-12 बैल जो जानवर है उनको क्या करते हैं, आजाद करवा देते हैं और वो दोनों वहीं पर रह जाते हैं क्योंकि हीरा वहां से नहीं जा पाता। तो मोती बेचारा वहीं बैठ जाता है, वो कहता है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अर्थ, गधे को मूर्ख कहा जाता है ना, का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। ठीक है, तो गधे के किस विशेषता के आधार पर बताया कि वो मूर्ख नहीं है, वो किसी और अर्थ की ओर संकेत किया गया है। प्रेमचंद ने कहा कि गधा अपने सीधेपन, संतोष और सहनशीलता के कारण ऋषि मुनियों के समान है, क्योंकि देखो वो बहुत सीधा होता है, संतोषी होता है और बहुत सहनशील होता है। लोग उसे मूर्ख कहते हैं लेकिन वास्तव में वह गुणों का प्रकाष्ठा। अब प्रकाष्ठा देखो शब्द मैंने करवाया था, यदि आपको याद हो तो प्रकाष्ठा का अर्थ क्या है जरूर बताना। प्रकाष्ठा का अर्थ है जैसे अंतिम सीमा। लेखक ने उसके सीधेपन और अत्यधिक सहनशीलता के प्रतीक के रूप में प्रवेश किया है। किन घटनाओं से पता चल, यदि गधा के बारे में कोई भी आ गया, किस मतलब आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को पढ़ लिया तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा कि ये प्रेमचंद के चैप्टर दो बैलों की कथा से है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, अभी मैंने आपको बताया है। हल चलाते समय दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे क्योंकि ताकि दूसरे पर बोझ कम पड़े। गया के यहाँ से भागते समय दोनों साथ में भागे और सांड से लड़ते समय दोनों ने उसको मिलकर हराया था। कांजी होश में मोती ने हीरा को अकेला छोड़कर भागने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो दीवार तोड़ देता है, उसके बाद वो भागने से मना कर देता है। लेकिन आगे है, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा ने इस कथन के माध्यम से प्रेमचंद के किस दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। देखो यदि ये लाइन आपको एग्जाम के अंदर आ गई तो आप अच्छे से कर पाओगे कि ये लाइन किस चैप्टर की है। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो।
ठीक है। तो हीरा कहता है मोती को। यह कथन दर्शाता है कि प्रेमचंद के समय में समाज में नारी का सम्मान एक उच्च नैतिक मूल्य था। हीरा के माध्यम से वे यह बताना चाहते हैं कि पशुओं में नारी जाति के प्रति सम्मान की भावना होती है। जो पशु होते हैं ना, उनमें भी नारी जाति के प्रति क्या है, सम्मान की भावना होती है, जो उस समय के समाज के लिए एक आदर्श था। इससे हमें पता चलता है कि प्रेमचंद के समय में नारी है, जो औरत है, उसको ऊंचा सम्मान प्राप्त था। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों की कहानी किस तरह से व्यक्त की गई है। जो किसान जीवन है उसमें उस समाज में पशु और मतलब कृषक की आपसी दोस्ती किस तरह से व्यक्त की गई है, इस कहानी के अंदर वो बताना है। कहानी में दिखाया गया है कि किसान और उसके पशु केवल काम का रिश्ता नहीं रखते, बल्कि एक परिवार की तरह होते हैं। झूरी अपने बैलों को प्यार से सहलाता है, उनके न होने पर दुखी भी होता है। जब वो उसके सल्ला के पास, गया के पास चले जाते हैं तो उनके न होने पर वो गया झूरी होता है, वो दुखी भी होता है। वहीं बैल अपने मालिक के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार होते हैं। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, ये सब आशीर्वाद देंगे। अब देखो, आपसे ये स्टेटमेंट दे देंगे तो आपको पता होनी चाहिए स्टेटमेंट किसने कही थी। मोती ने कही थी हीरा को, जब वो दीवार को मतलब अपने सींगों से तोड़ गिरा देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। मोती के इस कथन में आलोक में क्या विशेषता बताई गई है, तो ये कथन किस मतलब जो ये कथन है इसकी क्या विशेषता है, कहने का क्या अभिप्राय था, ये बताना है हमने। यह कथन मोती की परोपकारी और विद्रोही भावना को दर्शाता है कि मोती है जो विद्रोही भी था और परोपकारी भी था। वह न केवल साहसी बल्कि दूसरों के दुख से भी द्रवित होता था, मतलब दुखी होता था। वह कैद में रहकर अन्य जानवरों को आजाद कराने में खुशी महसूस करता है। मैंने आपको बताया था कि दीवार टूट जाने के बाद हीरा की रस्सी वहां से खूंटे से बंधी हुई थी, वो नहीं टूटती, तो वो हीरा उसको कहता है कि तू यहाँ से चला जा, पर मोती उसको छोड़कर नहीं जाता। वो कहता है कि तूने क्या मुझको इतना स्वार्थी समझा है कि मैं तुझको यहाँ पर छोड़ के जाऊंगा। तो वो 10-12 जानवरों को वहां से कुंजी होश से भगा देती हैं। आज से स्पष्ट है कि मतलब इसके बारे में हमें बताना है। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित है। हम इस जो मतलब बुक के अंदर ये आशय दिया है, इसके बारे में बताना है ये क्यों कहा गया है। इसका अर्थ है कि पशुओं के पास ऐसी सहज संवेदना और मूक भाषा होती है जिससे वे एक दूसरे की मन की बात समझ लेते हैं। कि वो कहता है कि पशुओं के पास भी एक मूक भाषा होती है। मूक मतलब जिसमें वो बोलते नहीं है, बिना बोले एक दूसरे की भाषा को समझ लेते हैं। मनुष्य जो खुद को श्रेष्ठ समझता है अक्सर भावात्मक गहराई खो देता है। जो मनुष्य खुद को श्रेष्ठ समझते हैं ना, भावात्मक गहराई मतलब वो फीलिंग लेस हो जाता है। ठीक है, उसे एक रोटी से भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को बोझ मिल जाता था। जब वो लड़की उनको रोटी खिलाती थी, उससे भूख तो क्या शांत होती थी, तो मतलब वो दोनों को क्या था, मानसिक संबल मिल जाता था, मानसिक मतलब थोड़ा संतुष्टि मिल जाती थी। यहाँ रोटी का महत्व शारीरिक भूख मिटाने से ज्यादा भावात्मक तृप्ति का है। छोटी बच्ची के प्रेम और हमदर्दी पाकर बैलों का मन शांत हो गया, जिससे वह मानसिक संबल मिल गया, तो वो संतुष्ट हो जाते थे कि छोटी बच्ची देखो कितनी दया और सहनशीलता है इसके अंदर। गया ने हीरा मोती के दोनों बार भूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया था, क्योंकि वो बार बार गया को परेशान कर रहे थे, वहां से भागने की कोशिश करते थे, तो इसलिए उनसे दुखी होकर उनको क्या करता है, वो हीरा मोती के साथ बुरा व्यवहार से दुखी था। ठीक है, वहां से भाग जाने के व्यवहार से दुखी था। हीरा और मोती के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। ठीक है, तो क्या क्या प्रताड़ना सही हमें ये बताना है। आजादी बिना कीमत चुकाई नहीं मिलती, क्योंकि वहां देखो भागने के लिए गया कि घर से भी भागे, फिर वो कौंजी होश से भी भागे, और वहां पर एक सांड मिल गया था खेत में, तो उसके साथ भी उन्होंने लड़ाई की थी। तो यहाँ पर है कि आजादी बिना कीमत चुकाई नहीं मिलती। हीरा मोती ने गया के अत्याचार और कांजी होश में कैद का विरोध किया, हालांकि उन्हें डंडे खाने पड़े और भूखा भी रहना पड़ा, लेकिन अंततः उनकी इसी हिम्मत से उन्हें गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति मिली। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अभी तो रहता है। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आजादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? हाँ, यह कहानी क्या है, आजादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। यह कहानी प्रतीकात्मक रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है। हीरा और मोती आम भारतीयों के प्रतीक हैं, जो आम भारतीय थे, जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी, वो उसमें हीरा और मोती को क्या लिया है, प्रतीक माना गया है, जो बार बार शोषण के बाद संगठित होकर अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं बार बार बता रही हूँ कि ये चैप्टर मैंने पहले करवाया, अब मैंने इसकी समरी और मतलब की पॉइंट्स बताए हैं, और जो इसके क्वेश्चन है वो इसलिए करवाए हैं ताकि आपको सारा चैप्टर समराइज हो जाए जो पहले मैंने करवाया था। तो क्योंकि बार बार करवाने से तो देखो टाइम ही वेस्ट होगा, आप इसके अंदर कम से कम 1 घंटा लग जाएगा।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया गया होगा और इसके अंदर से जो क्वेश्चन बनेंगे आप समझ ही गए होंगे क्या-क्या बनेंगे। हीरा मोती में किसका मतलब जो स्वभाव था विरोधी था, किसका शांत स्वभाव था। हीरा है उसका शांत स्वभाव था, मोती है उसका थोड़ा विरोधी स्वभाव था। और मतलब पात्र मैंने आपको बता दिए इसके अंदर पात्र कौन-कौन थे। गया है जो जूरी का साला था और जूरी के बैल थे दोनों हीरा और मोती। और जो एक लड़की थी वो उसकी भतीजी थी और वो उनको रोटी खिलाती थी क्योंकि उसकी माँ मर गई थी, तो वो उनको भी अनाथ समझती थी। मैंने अच्छे से इनका मीनिंग भी करवा दिया, आप इनको अच्छे से देख लेना वीडियो को दोबारा से। तो अब हम 9th क्लास की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर करेंगे। राहुल शंकर इम्तिहान का चैप्टर है, मैंने वो भी करवा दिया। लहसा की और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है। 9th क्लास की बुक में मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ सभी इंपॉर्टेंट है 9th क्लास में, क्योंकि इसके अंदर सभी राइटर हिंदी साहित्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है और सभी की यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तभी लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। कमेंट से ही मुझे पता लगता है कि आपको क्लास कैसी लगी और आपको परेशानी क्या है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।